हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में जो हमारा यूनिट चल रहा था, सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्न तक आपको रेजिस्टिविटी क्या होता है वो आपको समझा दिया गया था और रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, उसका सिंबल, उसका एसआई यूनिट वगैरह सब चीजें बता दी गई थी। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि ये आपके सामने है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है बच्चों को। नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाता है तो हम पहले ही क्लियर कर देते हैं उसको। कंफ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में काफी बच्चे प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और वो इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि बड़ी बारीक सी लाइन है दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस लाती है। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट होता है, और वो कंडक्टर किसी भी लेंथ और एरिया का हो सकता है। लेकिन रेजिस्टिविटी अगर आप बोल रहे हो तो वो भी ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट ही है। यहां तक दोनों चीजें सेम है कि रेजिस्टेंस भी करंट के फ्लो को रोकने वाली चीज होती है, रेजिस्टिविटी भी करंट के फ्लो को रोकने वाली चीज होती है। लेकिन रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस या उस कंडक्टर में ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। यहां ये स्पेसिफाई किया गया है, इसीलिए इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें यह बात बहुत अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। अभी बेसिक क्लियर ना होने पर आगे बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, सब में गलती करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफ एनी लेंथ एनी एरिया, छोटा मोटा पतला कैसा भी वायर हो। लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए वायर 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। इसीलिए जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पर, लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, नेचर ऑफ कंडक्टर, मटेरियल मतलब क्या है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, और टेम्परेचर पर। और बताया था लेंथ जितनी ज्यादा होती है रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और नेचर और टेम्परेचर हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए जब आपने पहले ही बोल दिया है कि लेंथ तो हमेशा ही 1 मीटर होगी और एरिया हमेशा 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो रेजिस्टिविटी के लिए
पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो आप रेजिस्टिविटी में लेंथ को कुछ और ले ही नहीं सकते। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो लेंथ तो चेंज हो ही नहीं सकती, उसमें तो फिक्स है, पहले से ही स्पेसिफाइड है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो बाद के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस इस पर कैसे डिपेंड करती है, इस पर डिपेंड कैसे करती है वो हमने सीख लिया। ये नेचर और टेम्परेचर हम बाद में सीख जाएंगे खुद ब खुद। अभी रेजिस्टिविटी के बारे में सिखाते हैं आपको पहले। अब रेजिस्टिविटी के लिए ये दो फैक्टर है ही नहीं, तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, उसके लिए यही दो फैक्टर्स बचे हैं, वही हम आज सीखेंगे। अगर आप यही दो फैक्टर्स सीख जाओगे रेजिस्टिविटी के लिए, तो वही फैक्टर्स रेजिस्टेंस के लिए भी होंगे। क्योंकि अगर इन दो चीजों को हटा दिया जाए, कंपेयर ना किया जाए, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, बस जब लेंथ कुछ भी और एरिया कुछ भी हो तो उसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा, लेकिन एरिया 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर हो तो रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। बाकी नेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर और टेम्परेचर दोनों के लिए सेम अफेक्ट होगा। इसलिए हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टिविटी अगर बच्चों को पढ़ा दें कि नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर, तो वही चीज रेजिस्टेंस पर भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सिर्फ लेंथ एरिया का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ऑपोजिशन ऑफर्ड हैं। तो ये बात क्योंकि बुक्स में क्लियर नहीं होती, क्लासेस में पढ़ाते समय फिर से क्लियर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं कराया जाता प्रॉपरली, तो बच्चे आगे गलती करते रहते हैं। मुझे ये बच्चों को देखकर ही पता चला है, पिछले इतने सालों में जब मैंने पढ़ाया है बच्चों को, 20 सालों में, तो मुझे देखकर पता चला कि बाद में जाके बच्चे जो अच्छी तरह मेहनत से पढ़ रहे हैं वो भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। नहीं करें अच्छी बात है, लेकिन करने वाले थे तो अब नहीं करोगे बिल्कुल भी, इस बात की गारंटी हो गई है। तो अब हम ले चलते हैं आपको आज के हमारे टॉपिक पर। डिफरेंस समझ में आने के बाद ये टॉपिक पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। तो कंफ्यूजन खत्म करने के बाद ये हम आ गए हैं आप अपने आज की टॉपिक पर कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, यानी वो सारी चीजें जिन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है या रेजिस्टिविटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम अब सीखेंगे। उसके लिए हमने एक कंडक्टर लिया है, इसीलिए मैंने जो चीजें यहां डायग्राम में मेंशन है वो दोबारा से मेंशन नहीं करी है। तो हमने कंडक्टर लिया है जिसका लेंथ आपको दिख रहा है L है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, कैपिटल A, और V वोल्ट की कंडक्टर में बैटरी लगाई गई है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहे हैं। इस वोल्टेज लगाने से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ये सब बहुत कहानियां हम सुन चुके हैं। एक चीज जो डायग्राम में मेंशन नहीं है वो मैंने यहाँ लिख दी है। क्या चीज मेंशन नहीं थी डायग्राम में? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो मैंने लिख दिया है कि इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है। ये वाला स्टेटमेंट आप कर चुके हो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब अगर इस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम और इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और कंडक्टर की अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, तो हम एक रिलेशन है जो पहले, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते, बस पुराने फॉर्मूलों को आपस में असेंबल जोड़ तोड़ करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और इसका हेडिंग था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इसका डेरिवेशन आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो। वेयर VD, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था और ये फॉर्मूला था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दोनों फॉर्मूले आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हो काफी डिटेल में। जिन बच्चों ने शुरू से सारे लेक्चर प्रॉपरली देखे हैं उनको ये बिना पीछे जाए भी याद आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा है हमारा खिलाड़ी जिसको याद नहीं आया, तो वो पीछे जाके देख सकता है। इस प्लेटफॉर्म या इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसे एडवांटेज के तौर पर लें, डिसएडवांटेज के तौर पर नहीं। यही आपकी ताकत बनेगी आगे जाकर। तो ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया है। अगर हम यहाँ वेक्टर नोटेशन लगा लेते थे तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ता था, क्योंकि हम ये मानते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं करंट उसके ऑपोजिट फ्लो कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन को, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माना गया। और कैपिटल E जो है वो इस कंडक्टर में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ क्या है, ये मैग्नीट्यूड। तो दो फॉर्मूले हमने पहले से डिराइव किए हुए लिए, और हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा बनेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बनेगा, I इज इक्वल टू N और E, और A तो पहले से ही है NEA, और VD की जगह आप फिर से स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M और T बार। बताया था T के ऊपर जो बार लगा हुआ है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और वेयर E जो होता है, यानी जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, वो भी आपको बताई जा चुकी है। यहां लेंथ स्मॉल l लिया है, इसलिए इसको मैं स्मॉल l ही लिख लेता हूं। ठीक है जी, स्मॉल l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता चलती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ाया गया। कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आप पहले से नहीं जानते हो। तो देयरफॉर आपका करंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपका करंट का फॉर्मूला बन जाता है N, ये स्मॉल e और स्मॉल e दो बार आ गया है मल्टीप्लाई में, तो स्मॉल e का स्क्वायर कर देंगे, a भी एज इट इज रहेगा, और स्मॉल e का स्क्वायर करने के बाद जो कैपिटल E है उसकी वैल्यू V/L डाल देते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, डिनोमिनेटर में M ऑलरेडी है, साथ में V के नीचे L आया तो L भी लिख दिया, और T बार ऐसे कैसे लिख दिया। ये T बार एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हुए। तो कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मूलों को, पुराने पढ़े हुए फॉर्मूलों को आपस में मिक्स एंड मैच किया है। कैसे याद रखना है, सबसे पहले करंट का फॉर्मूला, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का फॉर्मूला आपको अलग से पता है तो उसमें वो फॉर्मूला पुट कर दिया, जिसमें फिर से E का फॉर्मूला आपको पहले से पता है तो आपने E का फॉर्मूला भी लिख दिया V/L। कोई ज्यादा खास बात नहीं है, क्योंकि इस पूरे तीनों में से N तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो गिनती है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, फिक्स है, एरिया ऑफ कंडक्टर उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है तो उसका रखना है। और फिर से इसमें और किसी का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी डेवलप हुई उसका फॉर्मूला है, वो रखना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं तो डिफरेंट रंग से लिख देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से लिखना शुरू करता हूं, स्पेस सेविंग होगा, तो आपके पास आएगा I अपॉन V।
ये v को आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है दूसरी साइड, और बाकी जो बचा हुआ है इक्वल टू करके वो n e स्क्वायर a t बार अपॉन m और l। सिर्फ इस स्टेप में v को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और करके हमने दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया है। ये सब क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया है। कोई भी ऑपरेशन आप इक्वेशन में दोनों साइड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब इस लाइन में जरा गौर से देखें, v अपॉन आई, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये ओम्स लॉ आपको पढ़ाया जा चुका है काफी डिटेल में कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा लगाएंगे करंट के दोनों कंडक्टर के दोनों एंड्स के क्रॉस, करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। और फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आपने कांस्टेंट लगाया था जो कि R था, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिससे आपने R की वैल्यू या R का फॉर्मूला V अपॉन आई बोला था। वहां आपको पढ़ाया गया था कि R का फॉर्मूला भले ही V अपॉन आई है कि उसकी वैल्यू V और I पर डिपेंड नहीं करती। जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना गुना करंट बढ़ जाएगा, इसलिए R की वैल्यू फिक्स रहती है वगैरह वगैरह आगे। तो फिलहाल गहराई में न जाते हुए वापस आए अपने मेन आज के टॉपिक पर। V अपॉन आई की जगह आप R लिख सकते हो। तो V अपॉन आई की जगह आप R लिखते हो। लो जी लिख देता हूं। अगले स्टेप में मैंने लिख दिया R। V अपॉन आई की जगह तो मैंने R लिख दिया, इक्वल टू करके मैंने M अपॉन n e स्क्वायर और t बार, m n e स्क्वायर और t बार इनको पहले लिख लिया है, और l अपॉन a, ये l और a इनको अलग से लिख लिया है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो है ही, ध्यान रखें t के ऊपर बार है और ये अपॉन का साइन है। इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह लिख दूं तो ये t है और उसके ऊपर बार है। इससे थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा लिखेंगे, कोई बात नहीं, तसल्ली करना जरूरी है। ये t बार अलग से है, e स्क्वायर n और m और ये वाला अपॉन 1 है और मल्टीप्लाई है। यहाँ पर हम इनको l को और a को एक साथ एक फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके बाकी सब लिख सकते हैं। और फिर से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूं। जब आपने पढ़ा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और यही R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A था, तो नेक्स्ट लाइन में और करके आपने R इज इक्वल टू रो L बाई A किया था। जब आपको ये रेजिस्टिविटी पढ़ाया जा रहा था तो आपको बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रीजन भी बताया था कि कंडक्टर जितना लंबा होगा टक्करें उतनी ज्यादा लगेंगी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में, और टक्करें जितनी ज्यादा लगेंगी रुकावट यानी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा आएगी, इसलिए लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? जितना मोटा कंडक्टर होगा उतना खुला रास्ता होगा, ट्रैफिक कम तो टक्करें कम, टक्करें कम तो रेजिस्टेंस कम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आपने रो रेजिस्टिविटी लगाया था। तो अब आप ये फॉर्मूला जानते हो कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है, और यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है R, V अपॉन आई की जगह आपने R लिख दिया और ये चीज अलग है, और L बाई A। अगर आप यहां मार रहा हूं डबल टिक और यहां मार रहा हूं डबल टिक, इन डबल टिक और डबल टिक वाले फॉर्मूलों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग दीज टू फॉर्मूला, तो R से कंपेयर हो रहा है R, L बाई A से कंपेयर हो रहा है L बाई A, तो यानी देयरफॉर रो की वैल्यू क्या बनेगी? M अपॉन n e स्क्वायर t बार।
क्योंकि ये जो बचा हुआ पूरा फ्रैक्शन है यही रो होगा, क्योंकि यही रो की जगह पर आ रहा है, बाकी एल वाई अपनी जगह पर है और आर अपनी जगह पर है। यानी आपने रेजिस्टिविटी का एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर दिया जो ये बता देगा कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम आपको बस इस फॉर्मूले का पूरा, जिसे कहते हैं चीरफाड़ पोस्टमार्टम ऑटोप्सी करके दिखाएंगे, जो ये बता देगा कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले को पाने के लिए ही हमने ये सारी जोड़ तोड़ की है। डायरेक्टली अगर बता दें कि रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड करती है या ये चीजें रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करती हैं तो साबित नहीं होता कुछ भी, लेकिन हम यहाँ साबित करके दिखाएंगे फॉर्मूले का पूरा पोस्टमार्टम करके। तो पहले फॉर्मूला बना कैसे वो सारे बच्चे समझ लें। आपके नोट्स में भी ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने एक कंडक्टर लिया जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n थे और उसमें V वोल्ट की बैटरी लगाने पर उसमें करंट फ्लो किया, करंट का फॉर्मूला लिख दिया जिसमें VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, उसको उसमें पुट किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V अपॉन और रेसिप्रोकल किया, V अपॉन I की जगह R लिखा, बाकी रीअरेंज करने पर पता चला कि रो की वैल्यू ये आ जाती है। अब बस ये फॉर्मूला आगे बढ़ेगा, बाकी सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम उनको हटा देते हैं। तो ये आ गए हम अपने फाइनल पोर्शन पर, जो ये हमें बताएगा कि रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। बात तो एक ही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी का मतलब वो चीजें जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं, या ये भी कह सकते हैं किन चीजों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। वो इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा। अब इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखें तो इस फॉर्मूले में m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, जो हमेशा फिक्स है। ठीक है जी, फिक्स है इलेक्ट्रॉन का तो मास। और जो स्मॉल e है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। जो फिक्स है। बिल्कुल फिक्स। ये दोनों चीजें तो बदल ही नहीं सकती। आप दुनिया का कोई भी कंडक्टर ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमेशा इतना ही रहेगा। किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉन उठा लो आप, तो चार्ज और मास नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ये तो फिक्स है। अब जो चीज बची हैं वो ये बची हैं। मैंने क्या किया, m और e का स्क्वायर कांस्टेंट है, इतना पोर्शन हमारा कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को मैंने हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाया जा सकता है, तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है। तो कांस्टेंट्स को हटा के मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया, जिससे आपको साफ दिख रहा है कि रो यानी रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के। यहां लिख देता हूं, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको बताया था, यूनिट वॉल्यूम में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। क्या बोला हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने होते हैं ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसाइड कौन करता है, या किसने ऑलरेडी किया हुआ है? ये डिसाइड नेचर ने किया हुआ है। आप कोई भी सब्सटेंस उठाओगे, अगर वो मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, जो भी आप मेटल उठाओगे हर एक में
n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमेशा अलग अलग होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, और ये किसी इंसान ने डिसाइड नहीं किया है, ये डिसाइड किसने किया है? नेचर ने। समझ में आ गई बात? तो नेचर ये डिसाइड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जिस फर्स्ट फैक्टर पर डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो यहां आपका लिखा हुआ है ये बात, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n ऑफ द कंडक्टर। स्मॉल n को मैं इन्वर्टेड कॉमा में कर रहा हूं, स्मॉल n ऑफ द कंडक्टर सिंस द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n लिखना चाहिए यहां, दोबारा ठीक कर देते हैं इसको, सिंस द वैल्यू ऑफ n ठीक है जी, कर दिया ठीक, सिंस द वैल्यू ऑफ n, ये n के इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूं, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। वैल्यू ऑफ n मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है, जो हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, हम कंडक्टर चेंज कर दें तो अलग हो जाएगा n, बट फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ n इज डिफरेंट, एंड फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर n की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसमें कितने होंगे वो उसका नेचर है। तो बोलते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। और नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे? जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अच्छा कंडक्टर होता है। इसीलिए आयरन से अच्छा कंडक्टर कॉपर होता है, कॉपर से अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, सिल्वर से और अच्छा कंडक्टर गोल्ड होता है। तो ये कौन अच्छा कंडक्टर है, कौन खराब कंडक्टर है, मटेरियल कौन कैसा है, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी रेजिस्टिविटी। क्योंकि मैंने अभी बताया था रेजिस्टेंस तो 4 चीजों पर डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी 2 ही चीजों पर डिपेंड करती है, क्योंकि उसके लिए लेंथ हमेशा 1 मीटर रेजिस्टिविटी जब हम पढ़ रहे होते हैं, और एरिया हमेशा 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये लेंथ और एरिया वाला फैक्टर तो इसमें आता ही नहीं है। और इसी से आपको ये भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जिन 4 फैक्टर पर डिपेंड करती थी उनमें से पहले 2 तो आपने सीख लिए, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है ठीक उसी तरह जैसे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो यानी जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा ही होगी, क्योंकि नीचे वाले 2 फैक्टर तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए सेम है, बताया था। सिर्फ ऊपर वाले 2 फैक्टर ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को अलग करते हैं। ये अभी क्लास शुरू होने से पहले ही बताया था, शुरू होने के समय मतलब। दूसरा फैक्टर जो आपको दिख रहा है वो यहां पर है, मैं दिखाता हूं बच्चों को। दूसरा फैक्टर जो दिख रहा है कि रो यानी रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी बार के, देख रहे हैं ये दूसरा फैक्टर। टी बार क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है जी, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा है रेजिस्टिविटी उतनी कम है। और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड तक भागते हैं तो इनके भागने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की टक्करें जो लगती हैं, उन 2 कॉन्जिक्यूटिव टक्कर यानी कोलिजन्स के बीच का जो टाइमिंग है, जितनी देर बिना टक्कर लगे, बिना कोलिजन इलेक्ट्रॉन भागता है, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब जो टक्कर हैं वो कम लग रही हैं, क्योंकि जितना ज्यादा देर तक ये भागेगा बिना टक्कर लगे, इसका मतलब टक्कर कम लग रही है। तो इसका मतलब हो गया कि रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा है मतलब कोलिजन्स उतने कम होंगे। और कोलिजन कम होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। जितना आपने इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ना, उतना ही ज्यादा टक्कर लगेंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ने पर जब इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बढ़ता है तो टक्करें जल्दी जल्दी लगती हैं।
और टक्करें जल्दी जल्दी लगेंगी तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम होगा। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को लेस टेम्परेचर रखना है। अगर आपने टेम्परेचर कम रखा तो टेम्परेचर कम रखने पर टक्कर कम लगेंगी, यानी लेस टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, और रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। तो हम इस बात को ऐसा समझ सकते हैं एक बारी दोबारा से, कि जैसा आपका लिखा है रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। कैपिटल टी से टेम्परेचर डिनोट कर रहे हैं। अब टेम्परेचर के ज्यादा होने से रिलैक्सेशन टाइम कम और टेम्परेचर के कम होने से रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर टक्करें जल्दी लगेंगी तो टाइम कम। तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, और रिलैक्सेशन टाइम खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो एक बारी इनवर्स करके एक और बारी इनवर्स करेंगे तो आपका रो इनवर्सली किसके हो गया, 1/1/t हो जाएगा, क्योंकि टी बार, ये जो टी बार है टाइम के लिए आप 1/t जब यहाँ लिखोगे तो ये टी ऊपर आ जाएगा, यानी रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टेम्परेचर के। और रीजन क्या है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होता है, क्योंकि जल्दी टक्कर लगती है, और टेम्परेचर ज्यादा तो रिलैक्सेशन टाइम कम, रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, यानी टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी ज्यादा हो गई। वही बात यहां लिखी गई है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टी के ऊपर बार लगा देता हूं मैं, यहाँ ये टी है, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, टी बार। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टी बार ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम, सिंस द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, ये टाइम डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मैंने अभी आपको बताया, ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टक्करें जल्दी जल्दी लगेंगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर टक्कर जल्दी लगेंगी तो टाइम कम हो जाएगा। सिंस द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, the resistivity of the conductor increases with increase in temperature of the conductor। तो यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी टेम्परेचर ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये वाला फैक्टर तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला फैक्टर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी जिसका टेम्परेचर बढ़ जाए या बढ़ा दिया जाए, और उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी जिसका टेम्परेचर कम हो जाए। हाँ, अगर आप सिलेक्ट कर पाते हो कंडक्टर तो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ये दो फैक्टर आपको याद रखने हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर व्हिच इज द नेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। वो आपके हाथ में है, यानी रेजिस्टिविटी में पहले दो फैक्टर तो पहले ही गायब हो गए थे, लेंथ और एरिया तो 1/1 होना ही है। तीसरा फैक्टर भी आपके हाथ में नहीं है, अगर आप नेचर ऑफ मटेरियल चूज नहीं कर सकते, वो जो मटेरियल दे दिया उसमें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदल सकते। हाँ, आप एक ही चीज कंडक्टर की बदल सकते हो, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये आपका पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी हो जाता है, जिसमें टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। अगली क्लास में आपको यह दिखाया जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कितनी बढ़ती है। अभी तो बता दिया कि बढ़ती है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन कितनी,
1 डिग्री बढ़ाने पर कितना बढ़ती है, 2 डिग्री बढ़ाने पर कितना बढ़ती है, 3 डिग्री बढ़ाने पर कितना बढ़ती है, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दी जाएंगी। तो आज का लेक्चर देखें, एंजॉय करें, समझें और नोट्स की कॉपी में पढ़ लें। कल हम बच्चों को सिखाएंगे कि फॉर्मूले से कैसे पता लगाते हैं कितने टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टिविटी है, जो कि मैंने बता दिया आपको पहले ही कि लेंथ, एरिया और नेचर ये आपके हाथ में नहीं है। आपको जो कंडक्टर दिया जाएगा आप उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, तो नेचर ऑफ मटेरियल भी आप उस समय चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चॉइस है तो चलो बोलो मैंने कॉपर के बजाय आयरन का कंडक्टर खरीदना है, आयरन के बजाय सिल्वर का खरीदना है, गोल्ड का खरीदना है, लेकिन एक बार खरीद लिया उसके बाद सिर्फ आप एक ही चीज चेंज कर सकते हो, क्या? टेम्परेचर। वो चेंज कैसे करते हैं और कितना चेंज करने पर कितना रेजिस्टिविटी आता है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छी तरह पढ़ते रहें, समझते रहें, समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।